हेलो फ्रेंड्स, हम मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं सतीश चंद्र का। और इसमें हम पढ़ रहे हैं 13वीं से 14वीं सदी में भारत पर मंगोल खतरा। तो इसमें हम लास्ट वाली वीडियो में देख चुके थे कि किस तरीके से तुर्कमेनिस्तान पर जो मंगोलों का मूल प्रदेश था, इस पर दो शाखाओं ने, एक तो ओगताई शाखा और एक चगताई शाखा, इन्होंने मध्य एशिया में किस तरीके से महत्वपूर्ण परिवर्तन ला दिए थे और किस तरीके से फिर मंगोल का खतरा धीरे धीरे भारत पर भी मंडराने लगा था 1297 से 98 के बीच, है ना। तो उसी प्रक्रिया को आगे करते हुए कि फिर अलाउद्दीन खिलजी ने किस तरीके से, जिसके समय में सबसे ज़्यादा मंगोलों के आक्रमण हुए थे, किस तरीके से उसने मंगोलों के आक्रमणों को रोका। तो इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए फिर हम जहाँ से हमने लास्ट वीडियो में छोड़ा था वहीं से अब शुरू करते हैं। ऐसी स्थिति में दिल्ली के कोतवाल आला उल मुल्क ने अलाउद्दीन को हिकमत ए अमाली यानी कूटनीति का मार्ग अपनाने वाला है, यदि संभव हो तो मंगोलों को चुपचाप लौट जाने का प्रलोभन देने की सलाह दी, क्योंकि उसकी सेना में अधिकांश हिंदुस्तानी सैनिक थे जिन्होंने केवल हिंदुओं के साथ युद्ध किया था और जिन्हें मंगोलों के साथ लड़ने का तजुर्बा नहीं था, और जो मंगोलों को दिखावटी पलायन एवं अचानक घात लगाने की युक्ति से परिचित नहीं थे। अलाउद्दीन ने कोतवाल की सलाह को यह कहते हुए ठुकरा दिया कि ऐसा करना नामर्दगी होगी और ऐसा करने से सुल्तान के रूप में उसकी प्रतिष्ठा को आघात लगेगा। साथ ही वह यह भी नहीं चाहता था कि युद्ध के द्वारा ही हर बात का निर्धारण हो, इसलिए यह सोचते हुए कि उसके पास समय काफ़ी है और अपने देश से काफ़ी दूरी पर स्थित मंगोलों के लिए शीघ्र ही रसद की कमी पड़ जाएगी, अलाउद्दीन ने अपने अधिकारियों को कठोर अनुदेश दिए कि वे हमेशा चौकस रहे और उसके आदेशों के बिना मंगोलों पर आक्रमण करने के लिए अपनी शक्तियों से आगे न बढ़े। यह घोषणा भी की गई कि इन अनुदेशों का उल्लंघन करने वालों को मृत्युदंड दिया जाएगा। किंतु युद्ध के लिए आतुर जफर खान ने अपने सामने की मंगोल सैनिक टुकड़ी पर हमला कर दिया। अपनी प्रथा के अनुसार मंगोलों ने पलायन का दिखावा किया और जब जफर खान उनका पीछा करते हुए कई मील दूर जा चुका तो 10,000 सवारों की एक घाट टुकड़ी ने उसके लौटने का मार्ग रोक लिया एवं उसके चारों ओर घेर लिया। अलाउद्दीन के आदेशों के अनुसार उसकी शेष सेना जफर खान को बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ी, जिसके कारण अपने सभी अनुयायियों के साथ वीरतापूर्वक लड़ते हुए जफर खान ने वीरगति प्राप्त कर ली। ये जो जफर खान हम पढ़ रहे हैं, ये अलाउद्दीन की सेना का सेनापति था, ठीक है, जिसने मंगोलों से युद्ध किया था और युद्ध करते हुए उसकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार मंगोलों को आरंभिक विजय तो प्राप्त हुई, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि जफर खान की दृढ़ता और वीरता का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। कुतलुक खान ने महसूस किया कि वह अलाउद्दीन की रक्षा पंक्तियों को तोड़ने अथवा दिल्ली पर कब्जा करने में सफल नहीं हो सकता। अतः 2 दिनों की झड़पों के बाद वह दिल्ली से लौट गया एवं तेजी से बढ़कर सिंधु नदी के पार चला गया। अलाउद्दीन ने उसका पीछा करने का प्रयास नहीं किया। दिल्ली पर होने वाले इस भारी मंगोल आक्रमण ने न केवल दिल्ली के नागरिकों को बल्कि स्वयं अलाउद्दीन को भी एक करारा झटका दिया। अब वह मंगोलों के प्रति उपेक्षा की तंद्रा से जागा एवं रक्षा के लिए स्थायी उपाय अपनाए। पहली बार दिल्ली के चारों ओर रक्षात्मक चारदीवारी बनाई गई। मंगोलों के आने के मार्ग पर स्थित सभी पुराने किलों की मरम्मत कराई। समाना और दीपालपुर में मजबूत सैनिक टुकड़ियां तैनात की गई। साथ ही उसने आंतरिक प्रशासन को पुनर्गठित करने एवं एक विशाल सेना तैनात करने के लिए उपाय किए। इन उपायों के संबंध में हम बाद में चर्चा करेंगे। इन उपायों के कारण अलाउद्दीन मंगोल चुनौती का मुकाबला करने की स्थिति में आ गया। भले ही दिल्ली पर मंगोल खतरा अगले कई वर्षों तक मंडराता रहा। सन 1303 ईस्वी में तार्की के नेतृत्व में मंगोलों ने दिल्ली पर दूसरी बार चढ़ाई कर दी। यद्यपि कुछ लेखकों ने मंगोल सैनिकों की संख्या 12 तुमन यानी 1,20,000 बताई, किंतु बर्नी द्वारा उल्लेखित 30 से 40,000 की संख्या यथार्थ के अधिक निकट मालूम पड़ती है। मंगोलों ने काफी तेजी से प्रायण किया था कि उन्हें अपने मार्ग में किसी भी अवरोध का सामना नहीं करना पड़ा। साथ ही उन्हें यह भी अपेक्षा थी कि उनके पहुंचने पर दिल्ली बिल्कुल ठगी सी रह जाएगी, क्योंकि उन्हें सूचना थी कि अलाउद्दीन कहीं युद्ध करने गया हुआ और अपनी राजधानी में नहीं है। किंतु अलाउद्दीन ने अपने चित्तौड़ अभियान में 1 माह से पूर्व ही लौटा था। वह उसकी पूरी सेना को युद्ध के लिए पुनः मुस्तैद किए जाने की आवश्यकता थी। राजधानी में सैनिकों की संख्या भी बहुत कम थी, लेकिन सेना की टुकड़ी बंगाल होते हुए वारंगल भेजी गई, जो बुरी तरह क्षत विक्षत अवस्था में दोआब लौटी थी। इसके अलावा मंगोलों ने यमुना पर अपने सभी पुलों पर कब्जा कर लिया, जिसके कारण शाही बुलावे के बावजूद दोआब में सेना दिल्ली पर नहीं पहुंच पाई। इस स्थिति में अलाउद्दीन अपने सभी उपलब्ध सैनिकों को साथ लेकर सीरी के बाहर निकल गया और एक अत्यंत सुरक्षित स्थान पर सेना को तैनात किया। एक और यमुना नदी थी और दूसरी ओर दिल्ली का पुराना नगर था। अपनी स्थिति की ओर
को और भी सुरक्षित बनाने के लिए उसने अपने सैनिक शिविर के चारों ओर खाई खुदवाई और उसके आसपास लकड़ी के पटरे पर इस प्रकार लगवाई कि बर्नी के अनुसार उसकी छावनी द्वारा निर्मित किले की तरह दिखाई देने लगी। मंगोलों ने इस सुदृढ़ मोर्चे पर आक्रमण करने का दुस्साहस नहीं किया, बल्कि वे दिल्ली के चारों ओर मंडराते रहे, जिसके कारण नागरिकों के मन में बहुत अधिक डर समा गया। नगर में ईंधन और अनाज दोनों की भारी कमी पड़ गई, क्योंकि दोआब से आने वाले काफिलों का आना रुक गया था। किंतु ये मंगोल पहले के मंगोलों से भिन्न थे और इनका अनुशासन पहले की अपेक्षा काफी नरम पड़ चुका था, क्योंकि वे दिल्ली के बाहर के तालाबों तक आते थे, वहां शराब पीते थे एवं नागरिकों को सस्ती दर पर अनाज बेचते थे, जिसके कारण खाद्यान्नों की भारी कमी का अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। इस व्यर्थ अभियान के 2 महीनों बाद मंगोल बिना कोई युद्ध किए एक बार फिर लौट गए। दिल्ली पर विजय प्राप्त करने के इन 2 प्रयासों की सफलता के बावजूद 2 वर्षों के बाद सन 1305 में मंगोलों ने हिंदुस्तान को जीतने का तीसरा और आखिरी प्रयास किया। सिंधु नदी को पार कर 30 से 40 हजार सवारों वाली मंगोल सेना पंजाब से गुजरते हुए तीर की भांति तेज रफ्तार से आगे बढ़ी और शिवालिक की तराई में स्थित नगरों को जलाने के बाद दिल्ली की बगल से गुजरती हुई दोआब में जा धमकी। किंतु अलाउद्दीन ने, जिसकी सेना पहले की अपेक्षा अब काफी अधिक मजबूत हो चुकी थी, 30,000 सैनिकों की एक सेना अपने एक हिंदू अमीर मलिक नायक के नेतृत्व में भेजी। अमीर खुसरो के अनुसार मलिक नायक पूर्व में समाना और सुनाम का हाकिम रह चुका था। वह अनेक मुस्लिम अधिकारियों को उसकी कमान में रखा था। इससे पता चलता है कि तुर्की सल्तनत की सामाजिक आधार बलबन के समय से कितना अधिक विस्तृत हो चुका था। मलिक नायक ने अमरोहा यानी कि आधुनिक उत्तर प्रदेश का उत्तर पश्चिमी भाग के निकट मंगोलों से लोहा लिया, उन्हें बुरी तरह पराजित किया। मंगोल सेना के नेता अली बेग और तारतक ने आत्मसमर्पण कर दिया और उन्हें दिल्ली लाया गया। लगभग 20,000 मंगोलों का संहार कर दिया गया। इस विजय ने भारत में मंगोलों की अजेयता के गौरव को नष्ट कर दिया, जिसे मंगोलों ने पहले ही पश्चिम एशिया में 1260 ईस्वी में मिस्र के हाथों अपनी पराजय सीरिया के अपने हाथों से निकल जाने के बाद खो दिया था। सन 1306 में दवा खान की मृत्यु के बाद मंगोलों ने दिल्ली को जीतने में रुचि लेना बंद कर दिया। उन्होंने कटेहर शिवालिक क्षेत्र के कई आक्रमण किए, किंतु उन्हें पीछे हटने के लिए विवश किया गया, जिनमें भारी संख्या में मंगोल हताहत हुए। बर्नी के अनुसार मंगोलों ने दिल्ली अथवा उसके आसपास के क्षेत्रों पर जब कभी भी आक्रमण किया तब वे पराजित हुए। मंगोलों के विरुद्ध इस्लामी सेनाओं का आत्मविश्वास इतना अधिक बढ़ गया कि अस्पा दर्जे का एक अकेला सैनिक मंगोलों को उनकी गर्दन में रस्सियां बांधकर ले आता था और एक अकेला मुसलमान घुड़सवार 100 मंगोल सेना घुड़सवारों को भगाने के लिए मजबूर कर देता था। मंगोलों द्वारा उजाड़े गए क्षेत्रों में धीरे धीरे पुनः खेती की जाने लगी। कहा जाता है कि लाहौर और दीपालपुर मंगोलों के लिए चीन की दीवार की तरह अलंघ्य बन गए थे, यानी कि जिन्हें लांघा नहीं जा सकता था। उक्त क्षेत्र के सेनानायक तुगलक शाह उर्फ गाजी मलिक ने पश्चिम पंजाब में मंगोल नियंत्रित क्षेत्रों पर सिंधु नदी तक कई आक्रमण किए और ये आक्रमण इतने सफल रहे कि इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के हृदय से मंगोलों का आतंक पूरी तरह निकल गया। बर्नी के अनुसार मंगोलों को सिंधु नदी पार करने का साहस नहीं होता था। यह कथन, जैसा कि आगे की घटनाओं से ज्ञात होता है, एक अतिशयोक्ति था। इस प्रकार अलाउद्दीन ने न केवल दिल्ली और दोआब की मंगोल खतरों से रक्षा की, बल्कि ऐसी स्थितियां भी पैदा कर दी कि भारत की उत्तर पश्चिम सीमा ब्यास नदी और लाहौर से बढ़कर सिंधु नदी तक जा पहुंची। ये महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी, किंतु हम कह सकते हैं कि अफगानिस्तान और उसके आसपास के क्षेत्रों में मंगोलों का प्रभाव जब तक कायम रहा तब तक भारत पर से उनका खतरा समाप्त न हुआ। इस प्रकार अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद भारत पर पुनः मंगोल खतरा मंडराने लगा। सन 1320 में दलूचा खान ने 70,000 सवारों के साथ कश्मीर घाटी में प्रवेश किया और उसे एक सिरे से दूसरे तक तबाह कर दिया। सभी पुरुषों की हत्या कर दी गई। स्त्रियों और बच्चों को खिताई और तुर्किस्तान के दास व्यापारियों के हाथों भेज दिया गया। नगरों और गांवों के सभी घरों को भी जला दिया गया। संयोग से 8 महीने बाद कश्मीर से लौटते समय मंगोल आक्रमक हिम झंझावत में फंसकर मर गए। गियासुद्दीन तुगलक के सुल्तान बनने 1320 ईस्वी के तुरंत बाद ही मंगोल सेनाएं सुनाम और समाना पहुंची और मेरठ तक जा धमकी। भारी नरसंहार के साथ उन्हें पराजित किया गया। सन 1326 से 27 ईस्वी में नए मंगोल खान तरमाशिरीन ने भारत पर पुनः आक्रमण किया। गियासुद्दीन ने तरमाशिरीन से लोहा लेने के लिए कूच किया और न केवल उसे पीछे हटने के लिए विवश किया, अपितु अपने राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा को आगे बढ़ाया, जिससे सिंधु नदी के पार स्थित कालानौर और पेशावर पर दिल्ली सल्तनत के भाग बन गए। इसके कारण भावी मंगोल
आक्रमणों के विरुद्ध एक बेहतर रक्षा पंक्ति तैयार हो गई, किंतु कुछ समय बाद भारतीय सेना सिंधु नदी के इस पार चली आई और सिंधु नदी दिल्ली सल्तनत और मंगोलों के बीच की सीमा रेखा रह गई। भारत पर मंगोल खतरे का मुकाबला करने के लिए सार्वजनिक निर्भीक प्रयास मोहम्मद बिन तुगलक ने किया, जिसने अपनी ताजपोशी के कुछ ही समय बाद 3,75,000 सैनिकों को एक सेना तथाकथित खुरासान अभियान में के निर्मित तैयार की। सुल्तान के मुख्य उद्देश्यों के बारे में तो तरह की अटकलें लगाई जाती रही हैं, किंतु ऐसे किसी भी अभियान का यह प्रभाव तो पड़ता ही कि काबुल, गजनी एवं आसपास के उन क्षेत्रों पर जिन्हें हम भारत पर आक्रमण और विजय के प्रयोजन से सैनिक अड्डा बता चुके हैं, विजय प्राप्त हो जाती है। उसकी अन्य कई परियोजनाएं की तरह मोहम्मद बिन तुगलक का यह उपक्रम भी योजना के रूप में ही रह गया और कार्यान्वित नहीं हो सका। तथापि वह भारत के उन कुछ एक तुर्क सुल्तानों में से एक था जिनमें संभवतः भारत की पश्चिमोत्तर सीमा के संबंध में सामरिक युक्ति की समझ और सूझबूझ थी। इसका आधार यह है कि उसे एशियाई मामलों की गहन जानकारी थी। इन्हीं तथ्यों की उपेक्षा होने के कारण तैमूर ने 1399 ईस्वी में भारत पर आक्रमण कर दिया। इस प्रकार भारत के लिए मंगोल खतरा लगभग एक सदी तक कायम रहा और इसकी गंभीरता में तब तक लगातार वृद्धि होती ही गई। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में तो यह खतरा अपनी पराकाष्ठा पर पहुंच गया। 13वीं सदी के उत्तरार्ध में मंगोल आक्रमणों के कारण लाहौर से आगे सारा पश्चिमी पंजाब मंगोल के हाथों में चला गया, जिसके फलस्वरूप दिल्ली और दोआब के सामने वैसे ही गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई जैसा गजनवी आक्रमणों के समय हुआ था। किंतु उस समय के राजपूत शासकों के विरुद्ध दिल्ली के सुल्तानों ने अपने संसाधनों को संगठित किया एवं मंगोल खतरे का सामना करने के लिए अपनी अर्थव्यवस्था का दूरगामी परिप्रेक्ष्य में पुनर्निर्माण किया। किंतु ऐसी उपयुक्त रक्षा पंक्ति का निर्माण करने में वे सफल नहीं हो पाए जिसका आधार अफगानिस्तान में हो। इस कार्य के बाद में मुगलों द्वारा इसे पूरा किया गया। तो यहाँ पर ये हमारा चैप्टर खत्म होता है और इससे फिर हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे 5वां, दिल्ली सल्तनत का आंतरिक पुनर्गठन और राज्य क्षेत्र विस्तार। उसके बाद इस चैप्टर में 4-5 चैप्टर और रह जाएंगे इस बुक में और इस तरीके से फिर हमारी मध्यकालीन भारत वाली कंप्लीट हो जाएगी सीरीज और उसके बाद फिर दूसरी बुक शुरू करेंगे। ओके, थैंक यू।